15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के। मैंने कहा मेरे भाई, ये जो स्टूडेंट सड़कों पे निकल के आए हैं, दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मजहबो दीन के तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। दोस्तों, आज इमरान प्रतापगढ़ी का नज़म सुनने वाले हैं, तो आप लोग भी इस नज़म को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में खुश आमदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पर पहुँचता रहे। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जुल्मतों पर चराग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है, मेरे सीने की आग भारी है। मोदी जी आपकी हुकूमत पर एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन बाग भारी है, एक शाहीन। मुझे 1 करोड़ का नोटिस मिला पिछले 1 हफ्ते पहले, तो लोगों ने मुझसे कहा इमरान साहब बेसरो सामान लड़ रहे हो, ये लड़ाई जो तुम लोग लड़ रहे हो ये बेसरो सामान है, कैसे जीतोगे? कौन सी अदालत तुम्हारे हक में फैसला देगी? मैं बड़े यकीन और बड़े उम्मीद के साथ ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि मुंसिफों से कहां भला होगा, मुंसिफों से कहां भला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। हमने रब की रजा पे छोड़ा है, हमने रब की रजा पे छोड़ा है, उस अदालत में फैसला होगा, उस अदालत में फैसला होगा, असल मुंसिफ से मामला होगा। सलाम करता हूं हैदराबाद को, शब्बीर अली साहब की मौजूदगी, रेवंत रेड्डी साहब की मौजूदगी और सदारत। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इंटेलेक्चुअल इंसान है वो कि हम दिल्ली में बैठकर भी उनके किस्से सुनते हैं, उनकी बातें करते हैं हम। उनकी मौजूदगी को सलाम। पूरा हैदराबाद मेरी आंखों के सामने है। मैं बिल्कुल इतनी तवक्को करके नहीं आया था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद में आप नजर आएंगे, आप मिलेंगे, लेकिन मैंने बिलाल से एक बात कही थी कि बिलाल, तुम आंधियों में चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हो। अगर 10 आदमी भी कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मौजूद होगा तो मैं आऊंगा और उन 10 लोगों को बेदार करने की कोशिश करूंगा। आज तो हजारों की तादाद में आप इकट्ठा। कभी डॉक्टर उदय प्रताप ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। लेकिन इन दिनों दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए 2 लोग ऐसे निकल आए हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं मानते किसी का एहसान, हम नहीं मानते किसी की कुर्बानी। लाओ कागज का टुकड़ा दिखाओ, कागज का टुकड़ा तय करेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो।
दरअसल ऐसे लोगों को हम अपनी जबान में एहसान फरामोश कहा करते हैं। ऐसे दो एहसान फरामोश निकल आए हैं जो लगातार हमारे पुरखों की कुर्बानियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान के उन तमाम अमन पसंद लोगों के जज्बात से भी खेल रहे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है। अब वो तय करेंगे कि नहीं, ये हिंदुस्तान उसका है जो उन्हें कागज दिखाएगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अगर कागज देख करके ही आप हमें सिटीजनशिप देंगे, आप हमें मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, तो कल दिल्ली में जिस हैदराबाद हाउस में बैठ करके आप ट्रंप के साथ समझौतों पे दस्तखत करेंगे, निकलवा लीजिए उसके कागज, आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। निकलवा लीजिए उस हैदराबाद हाउस के कागज। और अगर आपको कागज देख करके ही हमारा आधार कार्ड तय करना है, हमारी सिटीजनशिप तय करना है, तो आज आप जहां खड़े थे ताजमहल के सामने आगरा में, जहां खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मिसेज फोटो खिंचवा रही थी, उसके भी कागजात निकलवा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर इन इमारतों और इन इमारतों के वारिसों से आपको तकलीफ है तो आज ट्रंप साहब को फिर ताजमहल नहीं दिखाना था, उन्हें ले जाकर के जो आपने शौचालय बनवाए थे वही दिखाया होता तो बेहतर रहता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे साहब, वो मानने को तैयार नहीं है। अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा नाम इमरान प्रताप गढ़ी है। 4-5 दिन पहले आपने मुझे 1 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, शुक्रिया आपका। ऐसी नोटिस को हम नोटिस लेने वाले नहीं हैं। आप देते रहिए हमें नोटिस, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे हमारी आवाज बंद हो जाएगी तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। हिंदुस्तान का हर शहर इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हमें पता है आपके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, दिल्ली जल रही है और आप नमस्ते ट्रंप करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानियां जो हमारी माएं, हमारी बहनें दे रही हैं वो जाया नहीं जाएंगी। यहां भी बड़ी तादाद में हमारी माएं बहनें बैठी हैं। मैं अक्सर इस बात की हैदराबाद के सामने खड़े होकर शिकायत भी कर रहा हूं और गुजारिश भी कर रहा हूं कि वो हैदराबाद जिसके लिए तकरीरों में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मरकज हैदराबाद है, मुझे हैरत है कि उस हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। मेरा सवाल है ये हैदराबाद से कि उस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है। मुझे हैरत है कि मैं तकरीरें सुना करता था कि कार की स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है। अगर कार की स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो मुझे बताइए कि एहतजाज करने वाली हमारी माओ बहनों को कुचलने की हिम्मत कैसे दिखा रही है ये कार। और ऐसी स्टीयरिंग हाथ में रखने का क्या फायदा जो कार हमारे लोगों को कुचलने की हिम्मत दिखाए और आप उसकी स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए। यह वक्त कार की स्टीयरिंग हाथ में लेने का नहीं है, बल्कि कार के ब्रेक पे पैर रख देने का वक्त है। अगर हिम्मत है तो वो करिए, जरूरत उसकी है। मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो कहां तक उसका संदेशा जाता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज 65 से ज्यादा दिन हो गए हैं जब मैं अपने घर नहीं रहा हूं। मैं मुसलसल सफर में हूं, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे एक दिन कहा था, जब जामिया की निहत्थी बच्चियों पर लाठियां बरसी थीं तो मैं मौजूद था उस दिन दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, और मैं खड़ा होकर के रात के 10 बजे से सुबह के 3:30 बजे तक 4 डिग्री टेम्परेचर में नारे लगा रहा था, क्योंकि मेरी मां ने मुझसे कहा था कि ये वक्त ऐसा है कि जाओ और उनके साथ खड़े हो जाओ, मैं ये समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का हक अदा कर दिया है। ये वक्त ऐसा वक्त है, मैं इसलिए खड़ा हूं, मैं शहर दर शहर जा करके लोगों से सवाल कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, लोगों को बेदार करने की हिम्मत जुटा रहा हूं मेरे भाई। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों के इरादे बहुत खतरनाक हैं। जब गृह मंत्री जी क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहते हैं कि पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अमित शाह साहब, कौन घुसपैठिया? हम आपको घुसपैठिए लगते हैं? अरे हम घुसपैठिए नहीं हैं,
घुसपैठिए आपके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो बर्मा में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान में आकर के सियासत कर रहे हैं। हम घुसपैठिए नहीं हैं। घुसपैठिया वो होता है जो हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुआ रहा हो। बाहर तो पैदा अडवाणी जी भी हुए थे, जो आजादी के बाद हिंदुस्तान में आए। हम घुसपैठिए नहीं हैं। लेकिन मोदी साहब दिल्ली के रामलीला में खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, कोई एनआरसी पे बात ही नहीं हुई है, मुल्क में कोई डिटेंशन सेंटर ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, उनका झूठ देश के सामने ला करके रख दिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क ने इससे पहले बड़े खराब प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, बड़े बेकार प्राइम मिनिस्टर देखे होंगे, लेकिन इनसे ज्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। हैदराबाद की तमाम जिम्मेदारान शख्सियत यहां बैठी हुई हैं। मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। हम 19 लाशें उठा करके आपके बीच आए हैं। हमने अपने हाथों से 19 लाशें उठाई हैं। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं, जहां योगी माइक से कहते हैं कि ठोंक दो और गोली मार दो, लेकिन हम उन आंधियों में भी चिराग जलाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। हमारे लिए नोटिसें तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की गोलियां तैयार हैं, हमारे लिए पुलिस की लाठियां तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर। साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। हैदराबाद वालों, पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको सलाम करने आया हूं। मेरी माओ बहनों, मैं मुसलसल आपकी खबरें पढ़ रहा हूं। जब ये देख रहा हूं कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि एक निहत्थी लड़की भी अगर एक प्ले कार्ड लेके बैठ जाती है कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए, तो केसीआर साहब उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। मुझे हैरत है कि ये इतनी डरी हुई सरकार कैसे है, जब आपके रहनुमा हैदराबाद से बाहर जाकर के अलग अलग जलसों में खिताब करते हुए कहते हैं कि एहतजाज करो, तुम्हारा बुनियादी हक है। तो मुझे हैरत है कि फिर वो हैदराबाद में एहतजाज करने वालों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं हैं। मुझे अवाम ने बताई हैं ये बातें। मैं आपके दिल का जो दर्द है उसे आपके सामने रखने की कोशिशें कर रहा हूं। एक बात और बहुत जिम्मेदारी से यहां कहना चाहता हूं, हैदराबाद वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में जो अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी पहचानिए, उनको भी पहचानिए। पहचानना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी। ऐसे लोगों से भी पूछिए कि भाई आप क्यों बांट देना चाहते हैं, आप क्यों झुठला देना चाहते हैं उन लोगों को जो हमारे न होते हुए भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे भाई की तरह खड़े हैं मैदान में। अच्छा, हैदराबाद का तो मामला ही कुछ ऐसा है कि मुझे तो हैरत है कि यहाँ 15 का जो नंबर है वो बड़ा पॉपुलर नंबर है। कोई 15 करोड़, कोई 15 मिनट, और उधर मोदी जी भी कहते हैं 15 लाख। 15 बड़ा टिपिकल लफ्ज है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर एक बात कह रहा हूँ, मेरे रहनुमाओं, आप जब 15 मिनट और 15 करोड़ का जहर उगलते हैं तो उसे हिंदुस्तान के आम मुसलमानों को निगलना पड़ता है। आपको ये बात सोचनी भी पड़ेगी, आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लाशें उठा के आया हूं। मैं माओ बहनों के आंसू अपने दामन में लेकर के आपके बीच आया हूं, जिनके आंसू पोंछने कोई नहीं पहुंचा। मेरी ये शिकायत है। मैं हैदराबाद में खड़ा होकर ये शिकायत कर रहा हूं कि 21 साल के सुलेमान को बिजनौर से उठा करके पुलिस ने जब मारा तो उसकी मां रोती रह गई। वो यूपीएससी की तैयारी करता था, आगे चल के आईएएस बनता। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि अनस नाम का भी एक 20 साल का लड़का था, जिसे उसकी कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने यह कहा कि 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के दफन करो। हम ऐसे मरहलों से गुजर के आपके बीच में आए, हम ऐसा दर्द आपके बीच में झेल के आए हैं। हमें समझना भी पड़ेगा और हमें ऐसे सियासी रहनुमाओं से भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे भाई, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। आप कैसे नकार सकते हो, आप कैसे इनकार कर सकते हो अनुराग कश्यप की हिम्मत को, आप कैसे नकार सकते हो स्वरा भास्कर को, आप कैसे नकार सकते हो अनुभव सिन्हा को, आप कैसे नकार सकते हो 21 साल के उस हरजीत सिंह को
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन उस एक दिन जा रहा था एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर, तो उसने देखा कि सामने अमित शाह भाषण दे रहे हैं दिल्ली इलेक्शन में। हरजीत को जोश आया, उसने सोचा जंतर मंतर जाके क्या सवाल पूछना, सामने अमित शाह खड़ा है, लाओ इससे सवाल पूछते हैं। वो कूद गया सामने और अमित शाह के सामने बोला रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसे अमित शाह की पुलिस ने और अमित शाह के गुंडों ने बहुत पीटा। आप कैसे इनकार कर सकते हो उसके एहसान को? आप कैसे इनकार कर सकते हो सूर्या रजप्पन नाम की उस एडवोकेट को, जो अमित शाह लक्ष्मी नगर दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे तो अपने घर के बाहर से उसने बैनर लटका दिया कि रिजेक्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीए। उसी शाम उसके लैंडलॉर्ड ने उसे उसके घर से बेदखल कर दिया। आप कैसे इनकार कर सकते हो? आप नहीं इनकार कर सकते। आप कैसे नकार सकते हो जंतर मंतर पर बैठी हुई प्रियंका गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो सुलेमान से लेकर के मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ में एसआर दारापुरी और सदफ जफर के घर जाने के लिए पुलिस से झड़प करके स्कूटी पर बैठ के जाती हुई प्रियंका गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो हेमंत करकरे की शहादत को, जो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर गए? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जिसने आईएएस की नौकरी को ठोकर मार दी ये कहते हुए कि एनआरसी और सीए का जो कानून है वो इस मुल्क के आईन के खिलाफ है? आप कैसे नकार सकते हो गोपी कन्नन को, जब आप माइक पर खड़े होकर के कहते हो 100 करोड़ और 15 करोड़? तो आप बताओ कि ऐसे लोगों को आप 100 करोड़ में रखते हो या 15 करोड़ में रखते हो? मेरा सवाल है आपसे, आप कैसे नकार सकते हो राजघाट पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे बैठी हुई सोनिया गांधी को? आप कैसे नकार सकते हो कश्मीर के लोगों का दर्द बांटने के लिए लाख पाबंदियों के बावजूद फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली में लैंड करने की, दिल्ली से टेक ऑफ करके कश्मीर में लैंड करके हिम्मत जुटाने वाले राहुल गांधी को कैसे नकार सकते हो? आप कैसे नकार सकते हो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की धमकियों के बावजूद न झुकने वाले लालू प्रसाद यादव को? आप कैसे नकार सकते हो? आप नहीं नकार सकते और नकारिए भी मत, क्योंकि नकार देंगे तो अलग थलग पड़ जाएंगे। यही तो चाहती है भाजपा, यही तो चाहती है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आप अलग थलग पड़ जाएं। ये लड़ाई सबकी है मेरे भाई। ये जितने बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े तकरीरें करने वाले जो है ना, ये माइक पर तो कहते हैं कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन जब शाहीन बाग की बहनों को वहां से गोली मार के उठाने की धमकी कोई गुंडा देता है तो ये दिल्ली में नजर भी नहीं आते। नजर कौन आता है? पंजाब से 4 बसें भर के सरदार भाई आते हैं। आपकी सदाएं आ गई हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता भी रहूं, थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू भी करता रहूं। हाँ, चाय वाला भी सुना दूंगा, सारी नज़्में भी सुना दूंगा, मैं वो सब करता रहूंगा। मैं थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन 2 जरूरी चीजें। मैं कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़ा हूं, यहां खड़ा होकर के उन माओ बहनों को सलाम। अब तक इस कानून के खिलाफ मुसलसल आवाजें बुलंद कर रही हैं। मैं सईदाबाद अकबरबाग की उन 17 बेटियों को सलाम करता हूं जिन्होंने 13 दिन जेल काटी है। मैं उनको सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं चार मीनार की 40 साल से बंद पड़ी हुई उस मस्जिद को जो इंतजार कर रही है कि वो कब खुलेगी। मैं सलाम करता हूं। मैं हैदराबाद में पहली बार इस तरह आपसे मुखातिब हूं, लेकिन यहां खड़े होकर के अलल ऐलान ये कह रहा हूं कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा
हो। ये लहराते हुए तिरंगे यहां मौजूद हजारों की तादाद में हैदराबाद। अजीब हुकूमत है, कहती है कि ना तो पैन कार्ड मानेंगे, ना तो वोटर आईडी मानेंगे, ना तो आधार कार्ड मानेंगे। तो मेरा मन करता है मैं अमित शाह से पूछूं तो क्या भैया ये सारे कागज जियो का सिम खरीदने के लिए बनवाया था, फिर बनवाया किस लिए था? गजब तो ये है साहब, अमजद साहब, गजब तो ये है कि कहते हैं हम पासपोर्ट भी नहीं मानेंगे। वो पासपोर्ट जिसे लेके मैं लंदन में लैंड करता हूं तो वो कहता है कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। अमेरिका में लैंड करता हूं तो अमेरिका कहता है कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि वो पासपोर्ट भी आपकी शहरियत साबित करने के लिए काफी नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है इस हुकूमत के सलाहकार कौन है, इन्हें समझा कौन रहा है। मैं एक दिन जंतर मंतर पे खड़ा था तो मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकल के आए हैं, इन्हें उकसाया किसने है, इन्हें बगलाया किसने है? मैंने कहा मेरे भाई ये जो स्टूडेंट सड़कों पे निकल के आए हैं दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्हें कोई उकसा नहीं सकता है। मैं तो हुकूमत से पूछ रहा हूं कि हुकूमत को कौन से इजराइल ने और कौन से अमेरिका ने उकसाया है जो अपने ही हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ खड़े हो गए। वो कहते हैं कि हम आपको नागरिक नहीं मानेंगे, आपको शहरी नहीं मानेंगे। तो मैं हैदराबाद में खड़ा होकर कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अगर आप हमें हिंदुस्तान का शहरी नहीं मानेंगे तो हम भी आपको सरकार नहीं मानेंगे। हम इनकार करते हैं आपको सरकार मानने से। और अनल ऐलान ये कह रहे हैं कि होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो। लगे मुझे कि मैं हैदराबाद में खड़ा हूं, पीछे तक जो लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत होनी चाहिए। मैं आपको नजर भी, आप पे नजर भी रख रहा हूं और आपकी धड़कनें भी सुन के बताऊंगा। मुझे लगे कि आप उसी जिंदा दिली के साथ बैठे हैं जैसे हैदराबाद जाना जाता है। मैं पढ़ता हूं, होश वालों सुनो, ऐ दीवानों सुनो, और सारे सियासी घरानों सुनो, जो बचा ना सके अपनी आवाम को, ऐसे बेबस सभी हुक्मरानों सुनो। कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सब मिलकर आवाज लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैं ये कहूंगा कि मैं नहीं मानता तो एक एक आवाज की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। मेरे साथ दोहराएंगे आप, मैं नहीं मानता। मैं फिर से बोलता हूं कि सिर्फ मसले नहीं मजहबो दीन के, तुम तो कातिल हो भारत के आईन के। तुझसे जमहूरियत के गुनहगार को, तेरी सरकार को, तेरे दरबार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।